गणतंत्र दिवस परेड के लिए सिक्योरिटी टाइट, पैरामिलिट्री एलएसजी के लिए 6000 जवान तैनात। सुषमा स्वराज पर माइक पोम्पियो की अपमानजनक, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया करारा जवाब। पद्म अवार्ड का ऐलान, मुलायम सिंह यादव सहित 6 को पद्म विभूषण। नागपुर पुलिस ने दी क्लीन चिट, बागेश्वर बाबा बोले उनको कानून पर पूरा भरोसा। सिद्धू की रिहाई पर संशय, सीएम मान ने जेल विभाग को लौटाई फाइल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। वक्त हो चुका है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने एक बयान में कहा कि हर किसी को अधिकार है कि वह अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए काम करे और एकनाथ शिंदे का यह ऐसा वक्त आया है जब उद्धव ठाकरे गुरुवार को ठाणे के दौरे पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि ठाणे सीएम एकनाथ शिंदे के दबदबे वाला इलाका है और शिवसेना के बंटवारे के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे ठाणे जा रहे हैं। ऐसे उद्धव ठाकरे के इस दौरे पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। उद्धव ठाकरे का ठाणे दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि वह एकनाथ शिंदे के गुरु आनंद दीघे की जयंती से एक दिन पहले जा रहे हैं। इस दौरान उद्धव ठाकरे ठाणे के शिवाजी मैदान पर एक मेगा मेडिकल इवेंट का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद आनंद आश्रम के नजदीक टेम्बी नाका पर आनंदी दीघे की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ठाणे में जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। जब एकनाथ शिंदे से उद्धव ठाकरे के ठाणे दौरे को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी पार्टी का विस्तार करने का अधिकार होता है। उद्धव ठाकरे के ठाणे दौरे को सफल बनाने के लिए उनकी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। वहीं पूरे शहर में उद्धव ठाकरे का स्वागत करने वाले बैनर लगे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि बीते साल शिवसेना 2 गुटों में बंट गई थी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कई विधायकों ने बगावत कर दी थी, जिसके चलते उद्धव सरकार गिर गई थी। वहीं बाद में एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी। ठाणे एकनाथ शिंदे के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। ऐसे में अब बंटवारे के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ठाणे में अपना प्रभाव बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। उद्धव ठाकरे के ताजे दौरे को भी शिवसेना की इसी रणनीति से जोड़ करके देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे ने एक बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि पार्टी का विस्तार करने, सबको अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहिए, सभी का यह काम है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के ठाणे दौरे को सफल बनाने के लिए उनकी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का गढ़ ठाणा कहलाता है, जिसको लेकर के अब उद्धव ठाकरे वहां पर गुटबाजी करने के लिए तैयार हैं, वहां पर लोगों को जोड़ रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे ने इस पर कहा कि सभी को अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहिए, यह सबका अधिकार है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुरुवार को ठाणे के दौरे पर जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने एक बयान में कहा कि हर किसी को अधिकार है कि वह अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए काम करे। वहीं एकनाथ शिंदे का यह ऐसे वक्त आया है जब उद्धव ठाकरे गुरुवार को ठाणे के दौरे पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि ठाणे सीएम एकनाथ शिंदे के दबदबे वाला इलाका है और शिवसेना के बंटवारे के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे ठाणे जा रहे हैं। वहीं ऐसे उद्धव ठाकरे के इस दौरे पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। उद्धव ठाकरे का ठाणे का दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि वह एकनाथ शिंदे के गुरु आनंद दीघे की जयंती से एक दिन पहले जा रहा है। वही दौरान उद्धव ठाकरे ठाणे के शिवाजी मैदान पर एक मेगा मेडिकल इवेंट का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद आनंद आश्रम के नजदीक टेम्बी नाका पर आनंद दीघे की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वहीं इसके बाद उद्धव ठाकरे ठाणे में जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जब एकनाथ शिंदे से उद्धव ठाकरे के ठाणे दौरे को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी पार्टी का विस्तार करने का अधिकार होता है। उद्धव ठाकरे के ठाणे दौरे को सफल बनाने के लिए उनकी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं पूरे शहर में उद्धव ठाकरे का स्वागत करने वाले बैनर लगे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि बीते साल शिवसेना 2 गुटों में बंट गई थी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कई विधायकों ने बगावत कर दी थी, जिसके चलते उद्धव सरकार गिर गई और बाद में एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी। वहीं ठाणे एकनाथ शिंदे के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। ऐसे में अब बंटवारे के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ठाणे में अपना प्रभाव बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। उद्धव ठाकरे के ताजा दौरे को भी शिवसेना की इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर के बीते कुछ दिनों से चर्चा में है। अब उनका
ताजा बयान सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को लेकर के आया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जारी एक आधिकारिक बयान में नेताजी को पद्म विभूषण देने का ऐलान किया गया, जिसके बाद सपा नेता ने चौंकाने वाला बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नेताजी को पद्म विभूषण दिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुलायम सिंह को पद्म विभूषण देकर उनका अपमान किया गया है। मुलायम सिंह भारत रत्न के योग्य थे, उनके द्वारा किए गए कार्य महान है। वहीं रामचरितमानस विवाद पर कहा गया कि मैं अपने बयान पर पहले की तरह कायम हूं, जबकि रामचरितमानस पर जारी विवाद पर सपा एमएलसी ने कहा कि मैं अपने बयान पर पहले की तरह कायम हूं। बीजेपी नेताओं के पार्टी में रहने के दौरान स्वामी के राम राम कहने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मेरे मंत्री रहते हुए पार्टी ने अयोध्या में जितने भी कार्यक्रम अयोध्या में किए उनमें कभी स्वामी प्रसाद की छाया भी नहीं पड़ी। यही नहीं, जब कुंभ मेले में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी तब मैं वहां भी नहीं गया था। और इससे पहले मैनपुरी से सांसद और नेताजी की बड़ी बहू डिंपल यादव ने नेताजी को पद्म विभूषण पुरस्कार मिलने पर कहा कि जिस तरीके से नेताजी का कद था उससे उन्हें पहले ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। मेरा सरकार से अनुरोध है कि नेताजी को भारत रत्न मिले। जबकि नेताजी की छोटी बहू अपर्णा यादव ने पद्म विभूषण मिलने पर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव पूजनीय पिताजी को पद्म विभूषण पुरस्कार से विभूषित किए जाने पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करती हूँ। वहीं आपको बता दें कि अब एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान को लेकर के चर्चाओं में आ गए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि भाजपा ने मुलायम सिंह यादव का अपमान किया था। वो भारत रत्न के योग्य थे, लेकिन उन्हें पद्म विभूषण दिया गया है, जिसको लेकर के वो अपमान की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर के बीते कुछ दिनों से चर्चाओं में है। अब उनका ताजा बयान समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को लेकर के आया है। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर जारी एक आधिकारिक बयान में नेताजी को पद्म विभूषण देने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद सपा नेता ने चौंकाने वाला बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नेताजी को पद्म विभूषण दिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुलायम सिंह को पद्म विभूषण देकर के उनका अपमान किया गया है। मुलायम सिंह भारत रत्न के योग्य थे, उनके द्वारा किए गए कार्य महान है। वहीं रामचरितमानस विवाद पर उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर पहले की तरह कायम हूं, जबकि रामचरितमानस पर जारी विवाद पर सपा एमएलसी ने कहा कि मैं अपने बयान पर पहले की तरह कायम हूं। बीजेपी नेताओं के पार्टी में रहने के दौरान स्वामी के राम राम कहने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मेरे मंत्री रहते हुए पार्टी ने अयोध्या में जितने भी कार्यक्रम किए उनमें कभी स्वामी प्रसाद मौर्य की छाया भी नहीं पड़ी। यही नहीं, जब कुंभ मेले में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी तब मैं वहां भी नहीं गया था। इससे पहले मैनपुरी से सांसद और नेताजी की बड़ी बहू डिंपल यादव ने नेताजी को पद्म विभूषण पुरस्कार मिलने पर कहा कि जिस तरीके से नेताजी का कद था उससे उन्हें पहले ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। मेरा सरकार से अनुरोध है कि नेताजी को भारत रत्न मिले। जबकि नेताजी की छोटी बहू अपर्णा यादव ने पद्म विभूषण मिलने पर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव पूजनीय पिताजी को पद्म भूषण पुरस्कार से विभूषित किए जाने पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करती हूं। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद स्थित राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। हैरानी की बात है कि इस कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में राज्यपाल के साथ ही मुख्यमंत्री भी शिरकत करते हैं, लेकिन तेलंगाना सीएम के कार्यक्रम में मौजूद न होने को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ राजभवन में तिरंगा फहराया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ सीएम के चंद्रशेखर राव सिकंदराबाद में वीरूला सैनिक स्मारक मैदान में शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले तेलंगाना सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लगातार दूसरे साल राजभवन में ही गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन करने की अपील की थी। जिस तरीके से यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया और जहां हाईकोर्ट ने सिकंदराबाद में पूरी तैयारियों के साथ गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्देश दिया था। हालांकि राजभवन ने ही गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने नाटू नाटू गाने के कंपोजर MM कीरावानी और गीतकार चंद्र बोस को सम्मानित भी किया। तेलंगाना सरकार और राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन के बीच इन दिनों तनातनी चल रही है। इसी के चलते गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल द्वारा पढ़े जाने वाले भाषण को भी सरकार द्वारा नहीं भेजा गया। साथ ही बजट सत्र से पहले राज्यपाल के विधानसभा के दोनों सदनों को संबोधित करने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार परंपरा
इस बार राज्यपाल सदनों को संबोधित नहीं करेंगी। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर शामिल नहीं हुए। वो एक बार फिर तेलंगाना के राज्यपाल से तनातनी का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री भी शिरकत करते हैं, लेकिन सीएम के कार्यक्रम में मौजूद ना होने को लेकर के कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद स्थित राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वही हैरानी की बात है कि इस कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल के साथ ही मुख्यमंत्री भी शिरकत करते हैं, लेकिन तेलंगाना सीएम के कार्यक्रम में मौजूद ना होने को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ राजभवन में तिरंगा फहराया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ सीएम के चंद्रशेखर राव सिकंदराबाद में विरुला सैनिक स्मारक मैदान के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले तेलंगाना सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लगातार दूसरे साल राजभवन में ही गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन करने की अपील की थी, जिस पर यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां हाईकोर्ट ने सिकंदराबाद में पूरी तैयारी के साथ गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्देश दिया था। हालांकि राजभवन में ही गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने नाटू नाटू गाने के कंपोजर एमएम कीरावनी और गीतकार चंद्र बोस को सम्मानित भी किया। तेलंगाना सरकार और राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन के बीच इन दिनों तनातनी चल रही है। इसी के चलते गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल द्वारा पढ़े जाने वाले भाषण को भी सरकार द्वारा नहीं भेजा गया। साथ ही बजट सत्र से पहले राज्यपाल के विधानसभा के दोनों सदनों को संबोधित करने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार राज्यपाल सदनों को संबोधित नहीं करेगी। वहीं देश भर में गुरुवार को 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस गणतंत्र दिवस पर हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यहां योग गुरु बाबा रामदेव ने झंडा फहराया। वहीं बाबा रामदेव और बालकृष्ण द्वारा झंडा फहराते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के बाद बाबा रामदेव ने कहा कि अपने अपने हिस्सों की जिम्मेदारी लेकर के हमें चलना है, जैसे मैंने ली है। यहाँ हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी है और 5 लाख लोगों को देंगे। जब सब अपनी अपनी जिम्मेदारी की साख आगे बढ़ेंगे, तब हमारा भारत पूरी दुनिया की शान बनेगा। इसके अलावा बाबा रामदेव ने तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं पतंजलि योगपीठ में हुए इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान वहां के सुरक्षा कर्मियों ने परेड का आयोजन किया। वहीं परेड से पहले ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान गाया गया। इस पूरे कार्यक्रम का आनंद वहां मौजूद तमाम लोगों ने लिया। वहीं कार्यक्रम को देखने के लिए योगपीठ में आए हुए लोग भी उत्साहित नजर आए और पतंजलि योगपीठ में हुए कार्यक्रम के संबंध में जानकारी बाबा रामदेव के प्रवक्ता की ओर से दी गई। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर अनूठी और गौरवपूर्ण प्रस्तुति होगी। वहीं पूरी दुनिया में भारत के विश्वगुरु बनने की अनुभूति होगी। वहीं पूज्य स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के सानिध्य में गणतंत्र दिवस समारोह, उत्सव और परेड की अनूठी और आकर्षक प्रस्तुति हरिद्वार में हुई। आपको बता दें कि गुरुवार को देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान देश भर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आपको बता दें कि पतंजलि योगपीठ में मनाया गया है गणतंत्र दिवस, जिसमें बाबा रामदेव राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने झंडा फहराया। बाबा रामदेव और बालकृष्ण द्वारा झंडा फहराते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। देश भर में गुरुवार को 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस गणतंत्र दिवस पर हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यहाँ योग गुरु बाबा रामदेव ने झंडा फहराया। वहीं बाबा रामदेव और बालकृष्ण द्वारा झंडे फहराते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के बाद बाबा रामदेव ने कहा कि अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के हमें चलना है, जैसे मैंने ली है। यहाँ हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी है और 5 लाख लोगों को देंगे। सब जब अपनी अपनी जिम्मेदारी की साख आगे बढ़ेंगे, तब हमारा भारत पूरी दुनिया की शान बनेगा। इसके अलावा बाबा रामदेव ने तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं पतंजलि योगपीठ में हुए इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया है। कार्यक्रम के दौरान वहां के सुरक्षा कर्मियों ने परेड का आयोजन किया। वहीं परेड से पहले ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान गाया गया और इस पूरे कार्यक्रम का आनंद वहां मौजूद तमाम लोगों ने लिया। वहीं कार्यक्रम को देखने के लिए योगपीठ में आए हुए लोग भी उत्साहित नजर आए हैं। पतंजलि योगपीठ में हुए कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी बाबा रामदेव के प्रवक्ता की ओर से दी गई है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर अनूठी और गौरवपूर्ण प्रस्तुति होगी। पूरी दुनिया में भारत के विश्वगुरु बनने की अनुभूति होगी। वहीं पूज्य स्वामी रामदेव के आचार्य बालकृष्ण के सानिध्य में गणतंत्र दिवस समारोह, उत्सव और परेड की अनूठी
और आकर्षक प्रस्तुति हरिद्वार में हुई। आपको बता दें कि गुरुवार को देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और जो इस दौरान देश भर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं दिल्ली में एमसीडी मेयर चुनाव का मसला पहले से ज्यादा गहराता नजर आ रहा है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सैली ओबरॉय ने मेयर चुनाव को लेकर के शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अदालत से समयबद्ध तरीके से मेयर का चुनाव कराने का आदेश देने की मांग की है। अब आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सैली ओबरॉय सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि एमसीडी मेयर का चुनाव समयबद्ध तरीके से हो। उनकी याचिका पर शुक्रवार यानी कि 26 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावनाएं हैं। और दरअसल एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव बार बार स्थगित हो रहा है। पहले 6 जनवरी को हंगामे और मारपीट की वजह से चुनाव स्थगित हुआ और 24 जनवरी को एक बार फिर हंगामे की वजह से ही पीठासीन अधिकारी ने मेयर चुनाव को अनिश्चितकालीन समय के लिए टाल दिया है। वहीं बीजेपी के इस रुख से खफा आप उम्मीदवार सैली ओबरॉय ने मेयर का चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने शीर्ष अदालत में तय समय से मेयर का चुनाव कराने की मांग की है। सैली ओबरॉय ने बीजेपी पर जानबूझकर टालने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 15 साल बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को एमसीडी इलेक्शन में सत्ता से बेदखल कर दिया है। एमसीडी में चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिली है। कुल 250 पार्षदों में 134 पार्षद जीत करके एमसीडी पहुंचे हैं और बीजेपी के 104 पार्षद जीत हासिल करने में असफल हुए हैं। वहीं 9 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत करके दिल्ली नगर निगम में पहुंचे हैं। यही वजह है कि दिल्ली बीजेपी और आपके बीच मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर 1.5 माह से ज्यादा समय से घमासान जारी है। आपको बता दें कि अब आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार सैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि आज उनकी याचिका पर सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट तक दिल्ली एमसीडी चुनाव की लड़ाई पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी मेयर चुनाव का मसला पहले से ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सैली ओबरॉय ने मेयर चुनाव को लेकर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अदालत से समयबद्ध तरीके से मेयर का चुनाव कराने का आदेश देने की मांग की है। आप प्रत्याशी सैली ओबरॉय सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि एमसीडी मेयर का चुनाव समयबद्ध तरीके से हो। उनकी याचिका पर शुक्रवार यानी कि 26 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावनाएं हैं। दरअसल एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव बार बार स्थगित हो रहा है। पहले 6 जनवरी को हंगामे और मारपीट की वजह से चुनाव स्थगित हुआ और 24 जनवरी को एक बार फिर हंगामे की वजह से ही पीठासीन अधिकारी ने मेयर चुनाव को अनिश्चितकालीन समय के लिए टाल दिया है। वहीं बीजेपी के इस रुख से खफा आप उम्मीदवार सैली ओबरॉय ने मेयर का चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने शीर्ष अदालत से तय समय सीमा में मेयर का चुनाव कराने की मांग की है। सैली ओबरॉय ने बीजेपी पर जानबूझकर चुनाव टालने का आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि 15 साल बाद आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी इलेक्शन में सत्ता से बेदखल कर दिया है और एमसीडी में चुनाव है। आपको बहुमत मिली है। कुल 250 पार्षदों में से 134 पार्षद जीत करके एमसीडी पहुंची है और बीजेपी के 104 पार्षद जीत हासिल करने में सफल हुए हैं। वहीं 9 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतकर दिल्ली नगर निगम में पहुंचे हैं। यही वजह है कि दिल्ली बीजेपी और आपके बीच मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर के 1.5 महीने से ज्यादा समय से घमासान जारी है। फिलहाल के लिए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।